Hello friends, today we are going to start new chapter number 11 as thermal properties of matter. Just read the name of the chapter as thermal properties of the matter. It means in present chapter we will discuss about the temperature, regarding with temperature plus heat. Now just remember the two words as a heat and temperature. Initially we can think that both are interrelated, कि heat and temperature are related with each other. That means our common experience is, if we can say with any body having the high temperature, we can say it possesses the higher energy, higher heat, large amount of heat, and the body having the lower temperature, we can say it possess less amount of heat. This is our common experience. Once again I am repeating, our common experience is, we can say the body heavy, otherwise the body possess higher energy, we can say it is at high temperature, and body with less energy having the lower temperature. But the heat and temperature are totally independent of each other. The heat depends on quantity of matter. ये जो हम बोल रहे हैं कि हीट, तो हीट किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन quantity of matter. Just take the example. हमारे पास एक पानी से भरेली एक बाल्टी है, बड़ा सा वेसल है, एंड दूसरे में एज ए कप ऑफ वाटर है या ग्लास ऑफ वाटर है. चलो ग्लास ऑफ वाटर ले लो. तो एक हमारे पास एक ऐसी बाल्टी है और एज ए ग्लास ऑफ वाटर है. अब ऐसा सोचो कि ग्लास ऑफ वाटर जो है वो हॉट वाटर है, एंड जो बाल्टी में जो पानी है उसमें वो जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है. तब इसमें किसमें तुम बोल सकते हो कि किसमें हीट ज्यादा है? तो बाल्टी है जो पानी है उसमें, कि फिर वो जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें हीट एनर्जी ज्यादा है? बोलो क्या होगा? वी कैन से द हीट एनर्जी इज मोर इन द वेसल ग्रेटर देन द ग्लास ऑफ वाटर. जो बाल्टी में पानी है, it possesses the more amount of heat than hot glass of water, because the heat depends on quantity of matter. कि इसमें जो भी हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है बाल्टी में, इसीलिए भले वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है और उसका भले टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जो हीट है वो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर. ओके, तो ये तुम्हें एक चीज याद रखनी है. चलो उससे रिलेटेड एक सीधा सा एक एग्जांपल दे दे हम, उसी को हम जो हमारे ऐसे जो पैसा मनी है उसके साथ कंपेयर कर दे. तो क्या होगा कि जिस पर्सन के पास पैसा ज्यादा होगा, उसका जो भी स्टेटस है लाइफ में, ऐसे सोशल लाइफ में जो भी उसका स्टेटस है वो थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है. तो यहाँ पर पैसे को तुम एज ए हीट के टर्म्स में ले सकते हो. तो जिसके पास हीट ज्यादा है, एंड हीट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसका स्टेटस हाई होगा. तो ऐसे एक सिंपल एग्जांपल हम बोल सकते हैं. और याद रखो कि हीट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर. अब जो टेम्परेचर है, तो बोल सकते हैं टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट या फिर एब्सोल्यूट क्वांटिटी है वो.
अब बाय द सेंस ऑफ टच ओनली वी कैन जज दैट द बॉडी या फिर एनीथिंग इज हॉट और कोल्ड. We cannot come to know about the exact temperature by the sense of touch. किसी बॉडी जो है उसको सिर्फ तुम टच करो तो क्या करें, ऐसा लगेगा कि थोड़ा हल्का सा या गर्म है या हल्का सा ठंडा, ऐसा कुछ हमें फीलिंग आती है. बट बाय द सेंस ऑफ टच वी कैन नॉट कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. और इससे रिलेटेड हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं. चलो एक और एग्जाम्पल दे दूं मैं कि जो भी एक ऐसे हम बोल देते हैं कि समर टाइम है, तो जो समर टाइम है उसमें एक हम लेते हैं, एक कप में लेते हैं आइस एंड दूसरे कप में लेते हैं हम ऐसे हॉट कप ऑफ टी. अब जैसे तुम दोनों को एक ही ऐसे रूम के अंदर रखो, एक ही टेबल के ऊपर रखो, कि इन वन साइड देयर इज ए आइस इन ए कप एंड दूसरे में दैट हॉट टी इन अनदर कप. अब क्या होगा दोनों में, तो बाय द टाइम द कप विच possess the otherwise which filled with the ice, its temperature increases and the temperature of hot cup of tea decreases. होगा कि नहीं ऐसा? So we can say there is a exchange of heat. तो exchange of heat कहाँ होती है? Then exchange of heat occurs between system and surrounding. जो कप के आसपास का जो भी ऐसा हम एटमॉस्फेयर बोले, इट इज कॉल्ड सराउंडिंग. So there is an exchange of heat energy, and due to the exchange of heat energy, there is an increasing or decreasing in the temperature of the body. तो जो भी heat energy exchange होगी, तो heat energy exchange whenever there is a temperature difference between the system and surrounding, and always heat energy transfer from higher energy level to the lower energy level. अगर हम ऐसे हीट एनर्जी सोचे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो ट्रांसफर कहां से, तो ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर हायर टू लोअर टेम्परेचर. इसका मतलब जो हमारे पास ऐसे आइस क्यूब है, जिस कप के अंदर आइस हमने रखी हुई है, उसका टेम्परेचर लोअर है देन एटमॉस्फेयर सराउंडिंग. तो वो आइस क्या करेगा, एज ए सराउंडिंग में से एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, धीरे 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 उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. एंड हॉट कप ऑफ टी में क्या होगा, तो इन हॉट cup of tea, the temperature of hot cup of tea is greater than surrounding. तो क्या होगा, वो सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करेगा. तो अब जो ट्रांसफर है वो भी हमें पता है कि ट्रांसफर कहां तक हो सकता है, कंटिन्यूअस ट्रांसफर चालू ही नहीं रहेगा. whenever there is a equilibrium, मतलब the temperature of system and surrounding becomes equal, then transfer of energy stop. यहाँ पर ऑलवेज हीट ट्रांसफर तो होगी, लेकिन कब तक होगी, तो कि जब तक दोनों का ऐसे टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी. जैसे इक्विलिब्रियम आया, द हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो स्टॉप हो जाएगी. वो तो हमें पता ही है वैसे. हाँ, तो फिर से याद रखो कि भाई हीट जो है वो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर. Heat energy transfer from higher temperature to the lower temperature till the temperature becomes equal. Okay? अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम ऐसे हीट एनर्जी चलो किसी में सप्लाई करें, तो जैसे हम हीट सप्लाई करें, हीट बोलो हीट एनर्जी बोलो,
तो हीट सप्लाई करने से जो भी हमारे पास मैटर है उसमें क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि ऑन सप्लाइंग हीट देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एक चीज हो सकती है चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड चेंज इन स्टेट, change in state of matter, and we can say expansion। कि जैसे तुम कोई भी में ऐसे चलो हीट एनर्जी सप्लाई करो तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। और हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, जो आइस क्यूब है उसमें तुम हीट सप्लाई करो तो कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और थोड़ी हीट सप्लाई करो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होगा, तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। और वो जो है उसका एक्सपांशन भी होता है। तो हीट एनर्जी सप्लाई करो तो ये तीन जो है उसमें चेंज आता है। ओके, चलो अब यहाँ पर थोड़ा हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है, और वहां से हम जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं हम, कॉमन एज ए थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर किस बेस पर बना हुआ है, इसके लिए थोड़ी हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है। देन ये जो हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर, देन स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर विल बी ए डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो इसी का हमें एक एग्जांपल लेना है, और वो जो हमें एक्सप्लेनेशन देनी है using graph of pressure and temperature। उसी में सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं कि कोई भी एक ऐसी ट्रे है, ट्रे में तुम आइस क्यूब रखो, तो जैसे तुम आइस क्यूब रखोगे उसका जो भी ऐसा स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, और फिर उसी में हमें थोड़ी ऐसे वेपर भी दिखेगी, तो उसको बोलेंगे एज ए वाटर वेपर ही होगी वो, लेकिन वो वाटर वेपर होगी एज सिमिलर टू द टेम्परेचर ऑफ द आइस, मतलब 0 डिग्री। तो हमें वेपर जो मिलती है उसका टेम्परेचर भी 0 होगा, और आइस जो है उसका टेम्परेचर भी 0 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसको कोई भी एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें, और फिर एक ऐसा हमें ग्राफ मिलता है एज ए बी ग्राफ, जिसमें हम बोलेंगे कि एट ऑन ग्राफ ए बी एट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर इज ए सॉलिड एंड गैस आर इन सॉलिड एंड लिक्विड बोल सकते हैं हम। तो सॉलिड एंड लिक्विड आर इज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसका मतलब कि यहां पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी यहां पर हमने सोचा कि आइस ऐसे ट्रे में तुमने आइस लिया है वो सॉलिड है, फिर उसके अंदर थोड़ी वेपर भी तुम्हें दिखेगी, और थोड़ा बहुत जो है ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट भी होगा, तो जो भी पानी बना है उसका टेम्परेचर भी 0 ही रहेगा, और जहां पर ऐसे तुम्हें आइस क्यूब दिख रहा है उसका टेम्परेचर भी 0 ही रहेगा, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम है। अब उसमें जब तक आइस मेल्ट नहीं होती, पूरी मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक वो जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर भी 0 ही रहता है, मतलब आइस है उसका भी टेम्परेचर 0 और जो वाटर बना है उसका भी टेम्परेचर 0, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम है। तो फॉर
on the graph of AB at different pressure and temperature, we can say solid and liquid are is in equilibrium with each other. It is called fusion curve. इसको fusion curve नाम दिया है। तो बोल सकते हैं कि for the fusion curve, regarding with the fusion curve at different pressure and temperature, solid and liquid are in equilibrium with each other. It is called fusion curve. फिर कई बार ऐसे हमें उसमें डिफरेंट, ऐसे हमने बोला था सॉलिड और गैस भी ऐसे इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब वाटर में उस वहां पर जो आइस क्यूब है उसमें थोड़ी हमें वेपर भी दिखेगी, है ना। तो जो वेपर दिखती है उसका भी टेम्परेचर 0 होगा। तो सॉलिड एंड गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। हाँ, तो सॉलिड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज ए सब्लिमेशन कर्व। तो वो यहां से यहां तक ओ से ए, solid and gas is in equilibrium with each other। और फिर जैसे लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम थोड़ी और हीट एनर्जी सप्लाई करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो अगेन लिक्विड वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर में फॉर द वैल्यूज ऑफ pressure and temperature, liquid and gas in equilibrium with each other, it's called vaporization curve। तो ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें ऐसे डिफरेंट इक्विलिब्रियम मिलेंगे। रिगार्डिंग विद द फ्यूजन कर्व वी कैन से फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। Regarding with the sublimation curve, for the pressure and temperature, solid and gas is in equilibrium with each other. Regarding with the vaporization curve, for the temperature and pressure, liquid and gas in equilibrium with each other. लेकिन अब तीनों कर्व जहां पे मिलते हैं पॉइंट ए पर, वहां पर क्या होगा? Then we can say solid, liquid and gas is in equilibrium with each other. And it is called ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। तो मेन चीज हमारी ये है, अगर कौन सा कर्व क्या है अगर वो याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ द थियरी। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट याद होना चाहिए। The point at which the solid, liquid and gas is in equilibrium with each other is called triple point of water। और वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर होगा और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। Then the pressure is 4.58 mm Hg and temperature is 273.16 केल्विन। और ये जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर, वो यहाँ पे यूज होता है। अब प्रेशर हमें पता है 4.5 Hg, मतलब कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अगले चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास एक रिलेशन है कि 76 सेंटीमीटर या फिर 760 Hg क्या होगा? इट इज 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना? याद है? mm बोलेंगे तो 760 mm ऑफ Hg इज 1 atm, मतलब कितना होता है? 1.013 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर होगा, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 4.5 Hg मतलब कितने प्रेशर पर जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और वो जो टेम्परेचर होगा वो, और हमने बोला कि दिस टेम्परेचर
टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। क्या करता है थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अगर थर्मोमीटर की हमें डेफिनेशन देनी है तो बोल सकते हैं द डिवाइस which gives the unique value of the equilibrium of the temperature, it's called thermometer. Once again, thermometer की अगर डेफिनेशन देनी है तो अगर कोई बोले डिफाइन थर्मोमीटर तो क्या बोलोगे? तो बोलेंगे the device which gives the unique value of the equilibrium of the temperature, it's called thermometer. थर्मोमीटर से जैसे हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हमें यूनिक रियल वैल्यू मिलती है ना, यूनिक वैल्यू मिलेगी। ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होगा कभी भी। टेम्परेचर अभी तो हम मेजर करते ही हैं, तो टेम्परेचर मेजर में हमें यूनिक वैल्यू मिलती है, यूनिक रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और वो जो यूज होता है मतलब थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई भी अगर हमें चीज का कोई भी रीडिंग लेना है तो हमारे पास कुछ रेफरेंस चाहिए। तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर लेवल के हमारे पास दो रेफरेंस टेम्परेचर है। वन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर क्या होता है, वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर में भी कन्वर्ट होता है। ओके, तो हमारे पास वाटर के दो रेफरेंस टेम्परेचर है। किसी के भी हमारे पास दो रेफरेंस हो तो इन बिटवीन टेम्परेचर हम किसी का भी मेजर कर सकते हैं। इसीलिए द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है इज यूज्ड कि जहां पर सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम व्हिच इज यूज्ड टू कैलिब्रेट द थर्मोमीटर। ओके, चलो अब जो भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। तो हमारे पास उसका रिलेशन है। एक रिलेशन ऐसा है कि अगर हम T केल्विन मतलब अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ऐसा बोलते हैं कि जो भी डिग्री सेल्सियस का है उसमें क्या करो 273 ऐड कर दो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हम 273 ऐड करते हैं। थोड़ा है डिफरेंस, आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन T केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। अगर केल्विन दिया और डिग्री सेल्सियस करना है तो ऑब्वियसली 273 माइनस कर दो, वो तो इजी है। फिर अगर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए टेम्परेचर तो रिलेशन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 9.5 T प्लस 32 अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस ये इक्वेशन से कर दो। यहाँ पर जो गिवन है 9/5 T प्लस 32 कर दो। क्लियर? चलो, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया और फ़ारेनहाइट में करना है तो केल्विन से पहले डिग्री सेल्सियस करो, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखो, फिर फ़ारेनहाइट मिलेगा। डायरेक्ट कोई रिलेशन हमारे पास फ़ारेनहाइट और केल्विन का नहीं है, दो डिफरेंट रिलेशंस। तो केल्विन में दिया है तो -273 करके डिग्री सेल्सियस करो, जो डिग्री सेल्सियस मिले वो यहाँ पे रखो, तब वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा। चलो, अब इसी दो इक्वेशन से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बोले, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि चलो पहले 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा 273 केल्विन, एंड 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, देन इट इज 274 केल्विन। अब इसमें मैं डेल्टा T डिग्री सेल्सियस में लूं तब इसमें क्या होगा, डेल्टा T केल्विन जो होगा वो भी 1 का ही होगा, यहाँ पर 1 का डिफरेंस होगा तो ये भी 1 का ही, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन। केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। देखो टेम्परेचर नहीं बोल रहा मैं, टेम्परेचर सेम होगा ऐसा नहीं बोला,
टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। यहां से रेफरेंस ले लो 0 एंड 1, तो 0 का केल्विन अलग है, 1 का केल्विन डिफरेंट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस होगा 1, तो यहां पर कितना डिफरेंस होगा 1। तो याद रखो कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन भी सेम होगा। इसका मतलब कहीं पर भी एमसीक्यू या न्यूमेरिकल के अंदर लिखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस इज 5 डिग्री सेल्सियस और तुम्हें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो करनी है वो केल्विन में करनी है, तो तुम 5 डिग्री सेल्सियस को 5 केल्विन बोल सकते हो। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। 5 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इज 5 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन का डिफरेंस भी 5 केल्विन ही रहेगा। याद रखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो ऐसे है, अगर मैं यहां पर लूं 0 डिग्री सेल्सियस, तब उसका जो मिलेगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? चलो अब 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो 9/5 होता है 1.8 और 32 ऐड कर देंगे, इट इज 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर, या फिर तुम बोल सकते हो कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा, लेकिन वो जो बोलते हैं हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 1.8 डिग्री। इसका मतलब इसको रिलेशन से और अच्छी तरह से लिख रहा हूं अब मैं, 1 डिग्री का है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट कितना होगा 1.8। इसका मतलब डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 का चेंज आता है। उस हिसाब से तुम 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का होगा तो यहाँ तो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। आया समझ में? बोलो। क्लियर? तो ये चीज है वो तुम्हें याद रखनी है कि डिग्री सेल्सियस केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस है और 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट टू 1.8 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। क्लियर? चलो तो ये चीज है कहीं ना कहीं तुम ऐसे नोट डाउन कर दो क्योंकि वो तुम्हें याद रखनी है यहाँ पर। क्लियर? चलो अब जो भी हम बोल रहे थे यहाँ पर कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 273 और थोड़ा उसमें डिफरेंट है, तो क्या है? तो अगर हम कोई भी ऐसे हमारे पास गैस है, हाँ, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में तुम ऐसे कोई भी ऐसे गैस है उसका तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आता है। हाँ, अगर वो करे उससे पहले थोड़ा बहुत जो है वो हम एक इक्वेशन पहले कर लेते हैं। तो एक हमारे पास एक लॉ हमें देना है बोयल्स लॉ। तो वैसे तो केमिस्ट्री में शायद पता होगा कि बोयल्स लॉ है क्या। बोयल्स लॉ है क्या? तो बोल सकते हैं फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, Boyle's law related with the constant temperature. At constant temperature, the pressure of sufficiently low amount of gas, हमें sufficiently low amount of gas बोलना है इसे, तो बोल सकते हैं constant
temperature, the pressure of sufficiently low amount of gas is inversely proportional to the volume. मतलब pressure is inversely proportional to volume. We can say PV is constant. It is called Boyle's law. चलो अब चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में बोल सकते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर ये चार्ल्स लॉ डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर. तो बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सफिशिएंट लो अमाउंट ऑफ गैस temperature is directly proportional to the volume. या volume of the gas is directly proportional to the temperature. चार्ल्स लॉ में क्या है? At constant pressure, the volume of sufficient low amount of gas is directly proportional to the temperature. Volume जो है वो temperature पर डिपेंड है. मतलब क्या बोल सकते हैं? V upon T कांस्टेंट. अब दोनों को कंबाइन करो, ये जो दोनों है उसको कंबाइन करो तो तुम लिख सकते हो कि PV upon T कांस्टेंट. अब बोलो, अगर तुम्हें बॉयल्स लॉ बोलना है तो बोल सकते हो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट हो गया. चलो चार्ल्स लॉ बोलना है कांस्टेंट प्रेशर पे V by T कांस्टेंट तो हो गया ऐसे. देन PV upon T is constant. अब constant होगा क्या? Then PV upon T is constant as a mu r. mu क्या है इसमें? When mu, तो mu is molar number. वो तो पता ही है. It is called molar number. r क्या है? Gas constant. अब r की वैल्यू तो केमिस्ट्री में अगर देखने में जाओगे तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर आर की वैल्यू बहुत अलग अलग मिलती है. फिजिक्स में एक ही वैल्यू तुम्हें याद रखनी है. इट इज 8.314. यूनिट इज जूल पर मोल केल्विन. आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिजिक्स में एक ही है 8.314 जूल पर मोल केल्विन. और कोई वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है. वन एंड ओनली वन 8.314 जूल पर मोल केल्विन. देन ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू म्यू RT, इसको बोल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. और आइडियल गैस इक्वेशन में अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐसा बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड दैट इज कॉल्ड गेल-लुसाक्स लॉ. एक गेल-लुसाक्स लॉ भी है इसमें कि जिसमें बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम. जैसे यहाँ पर एक में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो गेल-लुसाक्स लॉ भी है. लेकिन ये आइडियल इक्वेशन में तीनों ऐसे कंबाइन होकर मिल जाए. दो तुम यूज करो तो भी आइडियल गैस इक्वेशन मिलता है. तो अब यहाँ पर कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एज ए प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर उसका हमें थोड़ा रेफरेंस लेना है तो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर मेजर करते जाए तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है. ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी लीनियरली इंक्रीज होगा और डिक्रीज करोगे तो लीनियरली डिक्रीज होगा. मतलब ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर तुम ऐसा सोचो हायर से टेम्परेचर तुम डिक्रीज कर रहे हो और जैसे टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका प्रेशर कभी 0 नहीं होगा. मतलब at 0 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ एनी टाइप ऑफ गैस इज नॉट 0. वहां तो कुछ प्रेशर रहेगा. प्रेशर कब 0 होगा? तो टेम्परेचर तुम्हें माइनस में ले जाना है. और ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एक वैल्यू मिलती है -273.15 डिग्री सेल्सियस.
At that temperature, pressure of the gas becomes 0. अब -273.15, it is called absolute zero temperature. और जिसको तुम बोल सकते हो ओके नहीं, इट इज 0 केल्विन। हाँ बोले हाँ सब ओके समझ में आ गया, ऐसा नहीं, इट इज 0 केल्विन। इसका मतलब जो हमने बोला कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तुम्हें, तो परफेक्ट वैल्यू है 273.15, लेकिन 273 करोगे तो चल जाएगा। अगर स्पेशलिटी में दे रखा है तो ही 273.15 करेंगे, बाकी 273 में भी वैल्यू चल जाएगी, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर परफेक्ट करना है देन यू कैन से T केल्विन इज इक्वल टू Tc प्लस 273.15, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर ऐसे -273.15 मिल रहा है। तो ये चलो कोई भी ये टाइप का गैस तुम बोल सकते हो जिसमें अब तुम 0 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करो तो तुम्हें एज ए लीनियर मिलेगा। चलो कोई दूसरे टाइप का गैस है तो उसमें भी ऐसा होगा कि तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बी टाइप के गैस में भी ऐसा होगा कि 0 डिग्री पर प्रेशर उसका कभी 0 नहीं होगा। कब 0 होता है? ऑलवेज 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0। तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस यू कैन मेजर द डिफरेंट प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कभी 0 नहीं मिलेगा। 0 तो हमें यहाँ पर ही मिलेगा, इसीलिए इसको हमने बोल दिया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन। इट इज 0 केल्विन। आया समझ में कि नहीं? क्लियर यहाँ तक इतना? जो भी हमने मोल्स लॉ बोल दिया जिसमें ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये जो ग्राफ है वो भी। चलो अब थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए होमवर्क में कि जो भी हमने रिलेशन कर दिया है कि ये, और दूसरा हमने रिलेशन किया था फ़ारेनहाइट का 9/5 Ac + 32। तब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितना केल्विन होगा, डायरेक्ट कर सकते हो। 0 डिग्री कितना फ़ारेनहाइट होगा वो भी तुम कर सकते हो। ओके, अब इसमें इसका अगर हमें थोड़ा बहुत ग्राफ ड्रॉ करना है कि ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, चलो इसका एक मैं ग्राफ का रेफरेंस ले लो, उसके बाद दूसरा मुझे तुम्हें होमवर्क में देना है वो चीज। तो इसका ग्राफ हमें ऐसा भी मिलता है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये फ़ारेनहाइट में और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, मतलब 0 डिग्री है यहाँ पर, तो फ़ारेनहाइट में कभी 0 नहीं, वो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फिर तुम जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करोगे फ़ारेनहाइट में वो लीनियरली इंक्रीज होगा। और अगर तुम यहाँ पर बोलो ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस तुम यहाँ पे रखोगे तो पहले तो ये 9/5 1.8 होगा, 1.8 में तुम 100 मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा एज ए 180। तो 180 प्लस 32 कितना होता है? 212। ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, तो ऐसा भी ग्राफ कुछ हमें मिलता है। अब चलो उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत होमवर्क कि यहाँ पर मैं केल्विन टेम्परेचर बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन और इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलो उसी से रिलेटेड अगर मैं ऐसा बोलूं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन और फ़ारेनहाइट कितना? तो केल्विन तो ओके, नॉट ओके, इट इज 0 केल्विन। तब फ़ारेनहाइट कितना? ये तुम्हारे लिए होमवर्क में। ओके, और अगर मैं बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है तो
तो 100 डिग्री सेल्सियस में केल्विन और फ़ारेनहाइट कितना, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में। तो ये भी इजी है, ये भी इजी, वो तो हमने कर ही दिया है ऐसा। तो इतना याद तक तुम्हें रेफरेंस के लिए कर देना है। आया समझ में? वंस अगेन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस का प्रेशर 0 नहीं होगा। द प्रेशर 0 एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये तुम्हें याद रखना है। तो आज के दिन का जो हुआ वो एज ए थोड़ा रेफरेंस लेना है और ये दो इक्वेशन तुम्हें याद करनी है। चलो हाँ, और उसी से रिलेटेड एक और होमवर्क में कि अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं तुम्हें कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, जैसे हमने बोल दिया था कि टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है ना, ऐसा यहाँ पर एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर सेम, वो शायद तुम्हें याद ही होगा। याद करो कितना। once again question, at what temperature in degree Celsius the degree Celsius and Fahrenheit are equal? याद है? It is -40 डिग्री सेल्सियस। और अगर तुम्हें ये कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हो तुम, ये फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस लिखो या ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट लिखो, फिर कैलकुलेशन करो क्योंकि at what temperature डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। ओके, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सेम हो जाते हैं।